ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको सुस्वागतम। ये एक छोटा सा स्टोरी जैसा है जिसमें एक बच्चा है, उसका नाम श्याम है और उसका पिताजी भी है। और ये श्याम जो है उसका पिताजी का नाम है कृष्णा। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये श्याम जो है इसका जन्म हुआ है रामटेक महाराष्ट्र में। ये थोड़ा छोटा सा शहर है, छोटा सा क्या बोलते हैं टाउन है। और अभी ये पढ़ रहा है सिटी में, नागपुर सिटी में ये पढ़ रहा है। ओके। अभी जो कोई बच्चा एक छोटा सा शहर से एक बड़ा सा शहर को जाएगा, उसको उस शहर में जो बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े रोड हैं और मॉल्स जो है, उसको देखकर अच्छा फीलिंग होता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। और नागपुर में जो लोग हैं उसका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, उसका फैशन अच्छा है। वो सब देख के वो क्या होगा, वो दीवाना बन गया है। वो नागपुर जैसा बड़ा सिटी लाइफ का दीवाना बन गया। वो छोटा सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। अभी जो ये कृष्णा और ये श्याम जो है, ये दोनों भी रामटेक में छोटा सा घर में रहते थे। उसका मोहल्ला भी बहुत छोटा था। फिर भी अभी यहाँ नागपुर में वो बड़ा सा अपार्टमेंट में रहने शुरू कर दिया है। और वहाँ का हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स भी इनको आ गया है। अभी देखिए इनका जो फ्रेंड्स है वो सब भी बॉर्न एंड बॉट अप इन द सिटी। उनको छोटे शहर में कैसा लोग रहते हैं ये सब नहीं मालूम। अभी देखिए ये छोटा बच्चा है, इनका अभी फ्रेंड्स जो है वो सब सिटी बॉर्न फ्रेंड्स है, हाई फाई फ्रेंड्स है। अभी बहुत समय वो उसी से बिता रहा है और उनसे वो इंग्लिश में बात करना सीख लिया, उनका वेशभूष वो सब सीख लिया, उसका आहार व्यवहार वो भी सीख लिया। अभी देखिए थोड़े दिन पहले हमारा श्याम जो था वो बहुत सीधा साधा था, काम था और माँ बाप जो बोलते हैं उसको सुनता था, दादी दादा जो बोलते थे उनको सुनता था। अच्छा, उसका सात्विक प्रवर्तन और सात्विक क्या बोलते हैं डेली रूटीन था। फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा उनका वेशभूषा में, भाषा में, आहार व्यवहार में, सब में चेंज आ गया है। अभी ये ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरा पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम है, मेरा दादाजी को कुछ भी नहीं मालूम है, सब कुछ मेरा फ्रेंड्स को ही मालूम है। ये नया जीवन जो है वो बहुत अच्छा है, इसको ऐसा महसूस हुआ। अभी इससे क्या हो रहा है, उसका आहार व्यवहार में बदलाव आने से क्या हुआ, इसका रेस्टलेसनेस और डिमांडिंग स्टेट्स हो गया है। रेस्टलेसनेस बोले तो क्या बोलते हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो वो उसको सहन नहीं पा रहा है। ही कैनॉट बेयर इफ ही डोंट गेट समथिंग। और सब टाइम वो पिताजी को और माताजी को कुछ ना कुछ पूछते ही रहता है। ही वांट समथिंग एवरी टाइम, ऐसा बन गया। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक 4-5 महीने में क्या हुआ, ये बच्चा को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, रोज वो विरेचन को नहीं जा रहा है और उसका दांत में भी डीके, दांत का भी समस्या आ गया है। अभी इनका जो पिताजी है वो बहुत समझदार आदमी है।
उनको मालूम है कैसा लोगों से कैसा लोगों में बदलाव कैसा लाना है, वो उसको मालूम है। वो ऐसा पिताजी है, क्योंकि ये बैंक में काम कर रहा था और बैंक में जो जो डिस्प्यूट्स आता है उसको सॉल्व करना ये सीख गया है हमारा कृष्णा। अभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, और पिताजी समझदार पिताजी है। ये पिताजी क्या करेगा? अभी देखिए, इसका परिस्थिति ऐसा बन गया कि ये डायरेक्ट कुछ बोलेगा तो वो नहीं सुनेगा। डायरेक्ट किसी भी चीज को वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इस टाइम पे क्या बोलता है कृष्णा? आप बोलिए, आप सब बड़े हैं, आपको मालूम होना है कैसा कैसा डील करते हैं, कर सकता है। कोई भी आंसर कर सकते हैं। ये स्टोरी सब आपको अभी मालूम हो गया ना, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, श्याम का कैरेक्टराइजेशन क्या है, कृष्णा का कैरेक्टराइजेशन क्या है, माहौल क्या है। इस तरह का माहौल को एक समझदार आदमी कैसा डील करता है? क्षम्यताम् आचार्य. हाँ, One aspect is to speak through the doctor, make the doctor to speak to the child. That ओके। is one aspect of it. And having spoken through the doctor with the boy, probably the father can give a counseling like thing. When you were at village, you were like this. Now तेरा हेल्थ तो खराब हो गया, तुम तो ऐसा रेस्टलेस बन गया, वहां पे सीधा शांत जीवित बिताता था, यहाँ आने के बाद ये तुम्हारा हाल तो ऐसा हो गया। पिताजी तो काउंसलिंग कर सकता है, अगर हो तो हो जाए तो। अच्छा, बहुत अच्छा आपने समाधान दिया है। और कोई समाधान हो सकता है क्या इसके? ये एक अच्छा सा है कि डॉक्टर से कुछ बताना है, डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर भी डायरेक्ट बताएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको उदाहरण पुरस्सर बोलना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा, बेटा देखो, आप जब रामटेक में थे, आपका जीवन ऐसा ऐसा था, आपको ये पीड़ा नहीं थी, अभी देखो ये पीड़ा आ गया आपको, क्यों ऐसा हुआ? इंस्टिगेटिव, उनको ही समाधान जैसा आता है वैसा वो बोलेगा। डू यू एग्री नीरजा जी? एक बात ये भी हो सकती है कि उनके पिताजी, वो बच्चे के पिताजी छोटी सी पार्टी रखेंगे उनके घर में, और उसके समवयस्क सारे फ्रेंड बुलाएंगे, और गांव का खाना जो बनता है, बैंगन का भरता, भाकरी, वो जो खिलाकर वो बाकी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और उनको लगेगा ये, अरे ये तो अच्छा है, अपन जो खाते हैं फैशनेबल, उससे भी अच्छा है और पौष्टिक भी है। तो ये वो फ्रेंड्स लोग जब बताएंगे कि तेरा खाना बहुत अच्छा है, तो ये भी डाइवर्ट हो जाएगा फिर से कि अपना ही खाना अच्छा है। जी जी। अभी देखिए, ये तरीका में भी हमने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया। ये तरीका में भी उनका जो फ्रेंड है वो बोल रहे हैं कि अच्छा है। कृष्णा ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया। ये कहानी सब कुछ क्यों हमको क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है बोले तो, सभी परिस्थितियों में हम डायरेक्ट व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट व्यवहार भी करना पड़ेगा। जब हम इनडायरेक्ट व्यवहार करते हैं वहां हमको अनुमान प्रयोग करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज the means of inference or the inference to tell something indirect. We have to instigate our listener or our subject to infer something. देखिए, ये छोटा सा जो बच्चा है
उसको अनुमान जैसा आएगा वैसा हम व्यवहार करेंगे, उससे ही वो बच्चा में बदलाव आ सकता है। क्योंकि वो बच्चा जो है थोड़ा बिगड़ गया था, वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं सुनेगा। इसीलिए ये सब सिनेरियो क्यों मैं क्रिएट किया हूं बोले तो, जब भी आप शास्त्रों में जो विषय है उस विषय को जानने के लिए आपका भी मनस में इस तरह का छोटा छोटा इंस्टेंसेस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हम सब बड़े हैं, हमको बहुत एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का सही उपयोग करके शास्त्र को थोड़ा शीघ्र ही हम जान सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने तर्कशास्त्र को 6 साल अध्ययन किया। मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं आपको 2-3 साल में पूरा तर्कशास्त्र को सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरा छोटा उम्र में, बहुत छोटा था उस समय पे 6 साल पढ़ा था। आप अब सब बड़े हो गए हैं, बड़े होने की फायदा लेना है। हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, कैसा मैं पढ़ सकता हूं। नहीं, बड़े होने से फायदा यह है कि जिस कोई विषय को आप बहुत शीघ्र ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। एक है आप याद नहीं कर सकते हैं, वो दूसरा बात है। याद करना छोटे बच्चों का काम है, वो आप अभी नहीं कर पाएंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जो विषय है, विषय को आप ग्रहण करेंगे तो उसका एप्लीकेशन आप बहुत सुलभ तरह से कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहां कृष्णा ने श्याम को कैसा लीड किया वो हम उसका बात हो गया है। इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग जो है वो बहुत अहम चीज है यहाँ। सो हमारा जो पिताजी है कृष्णा, वो क्या बोलेगा इनडायरेक्टली, जिस तरीका अच्छा है उस तरीका में वो उसको बताने की क्या बोलते हैं प्रयत्न करेगा। यहाँ श्याम का अंतरंग क्या है और कृष्णा का अंतरंग क्या है। श्याम बोले तो बच्चा है, कृष्णा है पिताजी। अभी पिताजी का ये अंतरंग है, श्याम को बहुत बीमार है क्योंकि वो बहुत फास्ट फूड खा रहा है। देखिए, इसका अंतरंग है ये, पिताजी का अंतरंग ये है। पिताजी भी बच्चे का बीमार को नहीं देख सकता है। ही कैन नॉट परसीव हिज डिसीज। नोबडी कैन सी डिसीज। डिसीज इज सच ए थिंग दैट इट ओनली कैन बी इन्फर्ड। ओके, सो जो ये पिताजी है वो श्याम का प्रवर्तन को देखकर उसमें एक डिसीज को इन्फर कर रहा है। श्याम बहुत बीमार है क्योंकि उसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी फास्ट फूड खा रहा है। अभी इसी विषय पे हमारा जो बच्चा है श्याम है, उसका अंतरंग क्या है। वो ऐसा सोचता है कि मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि मैं अभी भी वॉक कर सकता हूं। उसके हिसाब से बीमार होना बोले तो जब बहुत हाई फीवर होता है, हाई फीवर टाइम पे बिस्तर पे केवल सोते ही रहता है ना, उस तरह का सिचुएशन ही उसके हिसाब से बीमार होना। ओके, कॉन्स्टिपेशन, टूथ डीके, ये सब उनके हिसाब से बीमार नहीं है। उनके हिसाब से केवल ज्वर आता है तो ही वो बीमार है। वो छोटा बच्चा है ना, इसलिए उसका अंतरंग क्या है, वो ऐसा सोचता है कि मैं अभी उतना बीमार नहीं हूं, मैं अभी खेल सकता हूं, बाहर जा रहा हूं, सब कुछ है ना, ऐसा उसका अंतरंग होता है। और कृष्णा क्यों ऐसा सोचता है, क्योंकि जो कोई बहुत देर तक फास्ट फूड खाता है वो बीमार पड़ जाता है।
ऐसा व्याप्ति कृष्णा के पास है। देखिए, दो पार्श्व है। ये सब क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ये वाद परंपरा के ऊपर है। वाद कैसा होता है, हमारा दैनंदिन जीवन पे बहुत बहुत तरीकों का वाद होता है। वाद नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमारा जीवन में जो चीज हमको क्या बोलते हैं, डिमांडिंग बोले तो रोचक चीज जो भी है वो सब इन्फरेंस से जुड़े हुए हैं, वो सब वाद से जुड़ा हुआ है। जो चीज हमको डायरेक्ट पता चल जाता है उसमें उतना एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, उसमें टास्क उतना बड़ा टास्क नहीं है। जो भी हमारा बड़ा सा टास्क है वहां सब जगहों में इन्फरेंस का प्रयोग होता है। जैसा आप प्लान करते हैं, प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा आप कंट्रोल करते हैं, जैसा आप प्रेडिक्ट करते हैं, इस सभी चीजों में इन्फरेंस का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए ये जो चीज है उसको अच्छी तरह से समझना बहुत अहम है। अभी देखिए, ये जो पिताजी है वो बोल रहा है कि बच्चा तुम बीमार पड़ गया है क्योंकि तुम बहुत फास्ट फूड खा रहे हो। और ये बच्चे का जो अंतरंग है वो ऐसा है कि मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि मैं अभी भी खेल सकता हूं, मैं अभी भी वॉकिंग कर सकता हूं, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूं। ये ऐसा हुआ है। अभी ये दोनों हैं पक्ष प्रतिपक्ष। शास्त्र के परिभाषा में इसी को हम बोलते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष। ये पक्ष हो गया और दूसरा प्रतिपक्ष हो गया। और ये पक्ष में एक व्याप्ति है। व्याप्ति बोले तो डेफिनेट कॉन्कमिटेंस, डेफिनेट कोरिलेशन, अविनाभाव संबंध। हमारा पिताजी का क्या अविनाभाव संबंध है, जो कई बहुत काल, बहुत देर तक बोले तो बहुत दिनों तक, बहुत समय तक फास्ट फूड खाता है वो बीमार पड़ जाता है। ये इसका व्याप्ति है। और हमारा बच्चा का क्या व्याप्ति है, इसका व्याप्ति है, इसका भी एक व्याप्ति है। बच्चों में भी क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस है, वो बहुत समझदार होते हैं, फिर भी उसको थोड़ा चैनलाइज करना पड़ता है। उसका व्याप्ति कैसा है, जो कोई खेलता है वो सब बीमार नहीं है, ऐसा उसका व्याप्ति है। अभी इस तरह का सोच जिस बच्चे में है, उस बच्चे को अच्छी तरह अच्छी मार्ग में लगाने के लिए पिताजी को कैसा प्रवर्तन करना है, कैसा माहौल पैदा करना है, ये हमारा पिताजी अभी करेंगे। कैसा करेंगे? अभी किशन हमारा पिताजी जो है उनको ये मालूम हो गया कि श्याम ऐसा सोच रहा है कि जो कोई खेलता है वो सब बीमार नहीं है। फिर भी ये आगे जाकर ये प्रूव करने वाले हैं कि whenever you are not eating fast food, you were very active। देखिए, अभी हमारा जो श्याम है उसको भी पता है कि अभी देखिए, जो कोई बच्चा रोज विरेचन के लिए नहीं जा रहा है, रोज उसका मोशन नहीं हो रहा है और दांत में पीड़ा है, उसको थोड़ा होता है ना, क्या पहले ऐसा नहीं था अभी तो ऐसा है, ये थोड़ा संकोच होता है उसको भी। अभी हमारा जो किशन है, हमारा जो पिताजी है, उसका दायित्व बनता है कि देखो बच्चा, आप जो व्याप्ति को लेकर मैं खेल सकता हूं इसीलिए मुझको बीमार नहीं है, ऐसा जो व्याप्ति आपके पास है ना वो अच्छा व्याप्ति नहीं है, उसमें थोड़ा छिद्र है, इट हैज सम फ्लॉज इन इट, उसमें थोड़ा छिद्र है। इसीलिए अच्छा व्याप्ति क्या है? अभी देखिए, आप जब बाहर नहीं खा रहे थे तब आप बहुत तंदुरुस्त थे, आप बहुत एक्टिव थे, ये श्याम भी मानेगा। श्याम जो बच्चा है वो भी इसको मानता है। इस तरह से ये संवाद करके किशन हमारा पिताजी
जो है उसका पक्ष को समर्थन देते हैं। इसको हम बोलते हैं वाद। क्योंकि सब तरह की वाद का एक ही डेस्टिनेशन है, वो है तत्वज्ञान, ट्रूथ। तत्वज्ञान को पहुंचने के लिए जो संवाद हम करते हैं उसको हम वाद कहते हैं। तत्वज्ञान तक पहुंचने के लिए अनुमान को ही हम वाद में उपयोग करते हैं। ओके, और एक है, मैंने 2 स्लाइड में इनसाइड और आउटसाइड बोल के 2 तरह की कन्वर्सेशंस को आपको बता रहा। क्योंकि इनसाइड क्यों बोले तो ये जो इनसाइड वाला है ना, ये शास्त्र का परिभाषा है। आउटसाइड वाला जो है वो व्यावहारिक परिभाषा है। अभी देखिए, मैं जब आपको मिलता हूं, मेरा भाषा में कुछ भी बोलता हूं, फिर भी मेरा अंतरंग दूसरा होता है। ये कोलोक्वियल रिलेशन और टेक्निकल रिलेशन बोलते हैं। कोलोक्वियल कन्वर्सेशन टेक्निकल कन्वर्सेशन जैसा है। अभी देखिए, हाय श्याम, हाउ आर यू टुडे? डू यू वांट टू हेल्प मी अरेंजिंग योर बुक शेल्फ? Hi Papa, I am fine, but I don't want to do anything. I am feeling uneasy. Don't you feel that this is because of your food style? No Papa, this is very tasty. I like it. देखिए, ये सब बाहर का कन्वर्सेशन है। फिर भी उसका अंतरंग क्या है, उसका अंतरंग पहले हमने ठीक ठाक कह दिया है। इस अंतरंग जिसके पास होता है वो बाहर ऐसा व्यवहार करता है, और हमारा जो किशन है वो ऐसा बोलता है, when you are not eating fast food, you are very active, hence whatever you are thinking that I am playing, hence I don't have any disease, is a wrong notion. So he is going to convince his child. Okay, थोड़ा एक पिक्चर आ गया है ना आपका मनस में। इसको अच्छी तरह से जानने के लिए ही हमारा कोर्स है। ये वाद और विवाद जो है, इसमें कितने प्रकार होते हैं, जीतने के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, सच को जानने के लिए कैसा व्यवहार करना है, किसको मिसलीड करने के लिए क्या करना है। अभी देखिए, हम जब भी टीवी देखते हैं उसमें डिबेट बोल के जो आता है वहां मिसलीडिंग ही होता है। वो मिसलीडिंग का भी लक्षण है, कैसा मिसलीड करना है। क्योंकि मिसलीडिंग का लक्षण को जानकर हम उसका ट्रैप में नहीं जाएंगे, ये हमारा विषय है। मिसलीड कैसा होता है वो जानने से हम जब वाद में पहुंचते हैं, वाद करते हैं, उस समय पे हम मिसलीड नहीं होते। To avoid getting misled, we have to know what is misleading in debate. These all are the very, very most important topics that we are going to study in the coming classes. But before that, you have to have a very good, understanding. You have to have a sound understanding about what is inference, because all types of debates need inference. Okay, so I will give you one more example here. So person 1, P1 is person 1 and P2 is person 2. So the person 1 is telling that this mountain has no fire because it's very high. The mountain's height is very high, very big. Hence, this mountain will not have fire. This is what he is thinking, person 1. The second person who is in front of that mountain, he is telling that this mountain has fire because I can perceive smoke coming out of it. देखिए, दोनों जगह में भी हमारे पास पक्ष है, साध्य है और हेतु भी है।
नीता जी आप बोलिए, P1 के पास क्या पक्ष है, क्या साध्य है, क्या हेतु है? पक्ष तो हाइट, मैं फिर से एक बार बोलूंगा क्या है उसका अर्थ। मेरा सामने जो पर्वत है इसमें वन ही नहीं है, क्योंकि ये पर्वत जो है वो बहुत ऊंचा है, ये उसका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुन के इसमें पक्ष क्या है? 2 दिन पहले ही हमने पक्ष, साध्य और हेतु का थोड़ा एक्सरसाइज किए हैं। हाँ। नीरजा जी आप, मैं बताऊंगा। हाँ नीरजा जी प्लीज। माउंटेन है पक्ष, फायर नहीं है ये है साध्य, और हाइट बहुत है ये है हेतु। पक्ष बोले तो जहां हेतु है और जिसमें हम साध्य को बताने वाले हैं वो हमारा पक्ष बन जाता है। जिसको मैं इन्फर कर रहा हूं, जिसको मैं अनुमान कर रहा हूं, वो मेरा साध्य बन जाता है। जिससे मैं अनुमान करता हूं वो मेरा हेतु बन जाता है। अच्छा नीरजा जी आपका समाधान अच्छा है। अभी देखिए दूसरा वाला जो है, एक्सक्यूज मी आचार्य, सॉरी Yeah, I have one question here. Yeah. There are two parties or two persons. So, will there be two different pakshas for each of the person? Yeah. Or can there be only one paksha and wherein they are everyone is trying to defend their own argument or statement? So we enter into dispute when we have difference of opinion in the same thing. For example, I tell that arranged marriages are good, and my friend wants to establish that love marriages are very good for the society. So if I say arranged marriages are good for Indian society and love marriages are, my friend says that love marriages are good for American society, there is no dispute at all. When there is no dispute, there is no debate, there is no argument. Now we are defining a situation of argument. So our pakshas should be the same, and both the parties should have difference of opinion. Fine. Okay, I got it. So the second person is telling that this mountain has fire because I can see smoke coming out of it. Okay, so बाकी जो है उनको भी समझ में आ रहा है ना? नीतू जी, गोविंद जी, चिन्मय जी, प्रजक्ता जी, मंजूषा जी, आर यू गेटिंग मी? यस सर। आपको प्रश्न है तो पूछना है, क्योंकि मैं उसको भी अनुमान नहीं कर सकता। I cannot infer your questions. या मंजूषा जी, हेतु, पक्ष और साध्य अच्छे से समझ में आ गया है सर अभी। वेरी गुड। अभी थोड़ा आगे जाएंगे। अभी ये पहले वाला जो है पर्सन 1 है, उसका व्याप्ति क्या है? क्यों इसका पहला स्टेटमेंट ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मन में और उसका स्मरण में ऐसा व्याप्ति है कि जो कोई प्लेस बहुत ऊंचा है वहां वन ही नहीं रहेगा। Whichever is very highly placed or in a high altitude, it cannot have fire. Like I cannot lit a candle on the terrace. वो बहुत क्या बोलते हैं, इमेच्योर्ड है, फिर भी वो उसका सोच है हाइट में फायर नहीं होगा, ये इसका सोच है। इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि इस पहाड़ में वन ही नहीं होगा क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है।
आर यू गेटिंग मी? एंड द सेकंड वन जो है, पर्सन 2 जो है, उसका सोच कैसा है? जहां जहां धूम है वहां वहां वन ही है, ये इसका सोच है। इसका सोच के हिसाब से वो बोल रहा था कि दिस माउंटेन हैज फायर बिकॉज स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, सो वी शुड ऑल्सो बी इन ए स्टेट टू एनालाइज what my opponent is thinking. Then only you can actually differ, then only you can actually argue, then only you can actually win over your opponent. आपका जो प्रतिपक्ष है वो कैसा सोचता है उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए एक सोच को अच्छी तरह से स्ट्रक्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने पहले ही द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बोल के एक सेशन किए थे, उसके ऊपर आपको जरूर प्रश्न आने वाला है। अभी देखिए, whichever is very highly placed it cannot have fire like I cannot lit a candle on the terrace, ये उसका व्याप्ति है। सो पहला जो आदमी है उसका क्या बोलते हैं, अंतिम स्टेटमेंट क्या है? As I can see smoke on the mountain, I shall agree, but there is no fire on it. See, what is he saying? I can see smoke coming out of the mountains. I shall only agree that there is smoke. I will not agree that there is fire. देखिए उसका सोच कैसा है। वो जो देख रहा है उसको ही मानता है, वहां वन ही नहीं है वैसा ही मानता है। क्यों मानता है? उसका सोच में ये है जो कहीं बहुत ऊंचा है वहां वन ही नहीं होगा। उसका समाधान क्या बोलना है इसको? पर्सन 2 जो है, दूसरा वाला जो है, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा, इफ देयर वाज नो फायर देयर शैल बी नो स्मोक, हेंस देयर इज फायर ऑन इट। आप क्या बोल रहे थे? पहाड़ से धूम निकल रहा है इसलिए वहां धूम है, स्मोक है। फिर भी वहां वन ही नहीं है तो धूम भी नहीं होगा। धूम को आप मान रहे हैं इसीलिए आपको वन ही को भी मानना पड़ेगा। ऐसा जो तर्क बोलते हैं इसको, द टेक्निकल वर्ड वी गिव टू दिस इज कॉल्ड तर्क। तर्क करना बोले तो ये है, ये नहीं है तो वो नहीं हो सकता। आप धूम को मान रहे हैं इसीलिए आपको वन्ही को भी मानना पड़ेगा, ऐसा हम कन्विंस करते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, तर्क के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए तर्क का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आप एक बार ले लीजिएगा। मैं और एक आपको उदाहरण देता हूं तर्क में। एक स्थूल काय पुरुष है। स्थूल काय बोले तो ओबेस, देयर इज एन ओबेस पर्सन। ओके, सो दैट ओबेस पर्सन will not eat anything in the morning. That obese person will not eat anything in the morning. वो दोपहर में नहीं तो सुबह में कुछ भी नहीं खाता है, वो सब लोग वो जानते हैं। एक व्यक्ति बोलता है कि ये कभी भी नहीं खाता है, ये निर्जल निराहार ही रहता है, निर्जल नहीं निराहार ही रहता है बोल के एक व्यक्ति बोलता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये निराहार नहीं है, ये रात में खाता है। कैसा उसको मालूम है? दोनों भी इसको मानते हैं कि वो स्थूल काय है, वो ओबेस है, दोनों भी मानते हैं। वो पतला नहीं है, वो बहुत स्थूल काय है, दोनों भी मानते हैं। अभी दूसरा का तर्क ये है कि ये रात में नहीं खाता है तो इतना स्थूल नहीं बनता,
फिर भी ये स्थूल है, इसीलिए ये रात में खाता है। जी, इस तरह से जो हम कन्विंस करते हैं उसको हम बोलते हैं तर्क। तर्क भी एक साधना है, क्या बोलते हैं, एक साधन है, साधना नहीं। तर्क भी एक साधन है। एक चीज को हम स्थापित करने के लिए तर्क भी एक अच्छा सा साधन है। और आपको ये जानना है कि आर्ग्यूमेंट जो है, वाद प्रतिवाद जो है, वो 3 तरह का है। एक है वाद, उसको ही वाद बोलते हैं, वादः, संवादः, वादः बोलते हैं। ये वाद क्यों करते हैं हम? टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ, तत्व ज्ञान को स्थापन करने के लिए वाद करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र जी का बीच में वाद हुआ था। वो तत्व ज्ञान के लिए ही वाद था। उसमें कौन जीता कौन हारा, उसमें उतना क्या बोलते, मुख्यता नहीं है। उसमें मुख्य ये है कि सत्य क्या है, इसीलिए वाद होता था। उसको हम वाद बोलते हैं। और केवल जीतने के लिए जो संवाद करते हैं उसको हम जल्प बोलते हैं। वहां पर भी मेरा पक्ष को स्थापित नहीं करते हुए आपका ही पक्ष को, दूसरा पक्ष को जो छेद करता है, वो होता है वितंडवाद। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हिंदी में, तेलुगु भाषा में, बहुत भाषाओं में ये पद है, वितंडवाद बोल के, जिसमें स्वपक्ष नहीं बोलते हैं, परपक्ष का निंदा ही करते हैं। ऐसा भी बहुत लोग मार्केट में है, न्यूज चैनल्स में है। स्वपक्ष नहीं बोलते हैं, परपक्ष का निंदा ही करते, ज्यादातर लोग ऐसा ही है। उन सब का वाद है वितंडवाद। अभी हम ये 3 वादों के ऊपर थोड़ा परिश्रम करेंगे, और वो वाद में प्रवेश करने के पहले ही हमने इन्फरेंस का क्या महत्व है ये जान लिए हैं हम। और इन्फरेंस में प्रधान अंग क्या है, अनुमान का जो प्रक्रिया है उसमें प्रधान अंग क्या है? पक्ष, साध्य, हेतु और उदाहरण। ये 4 चीज बहुत बहुत अहम चीज है। हमने अभी तक पक्ष, साध्य और हेतु तक ज्यादा उदाहरण ले लिए हैं, और 14 है उदाहरण बोले तो एग्जाम्पल। इस पर्वत में वन्ही है क्योंकि यहां से धूम बाहर आ रहा है, जैसा मेरा यज्ञशाला, जैसा मेरा होमशाला। ऐसा जो उदाहरण है ना, उदाहरण से ये जो इन्फरेंस का प्रक्रिया जो है वो सब बहुत इजी हो जाता है। उदाहरण नहीं है तो इन्फरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उदाहरण का भी अहम स्थान है। अभी मैं और एक आपको उदाहरण देने वाला हूं। अभी देखिए, नारायण मूर्ति आप सब जानते हैं। नारायण मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति है इन्फोसिस का चेयरमैन, एक्स चेयरमैन। वो बोल रहा है कि इंडिया's elite should take responsibility to reduce rising inequality. India's elite should take the responsibility to reduce rising inequality. ये एक स्टेटमेंट है। ये हम जब बाहर देखते हैं ऐसा स्टेटमेंट, इसमें अनुमान करने का क्या चीज है? उसमें क्यों आप अनुमान को घुसा रहे हैं? ये सीधा साधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, ऐसा आपको पहले नजर में क्या बोलते हैं, ऐसा प्रतिस्पंद कर सकते हैं। फिर भी यहां भी एक इन्फरेंस है। क्या है? इन इंडिया मेरा पक्ष हो गया है। Allied should take responsibility to lessen the gap between themselves and the poor. ये मेरा साध्य बन गया है। क्यों? क्योंकि
Rich people can enhance hope in the society, and if they will not do so, then the poor become hopeless and indulge in violence, and ultimately the society will suffer. ये सब जो है उनका मन में है, इसीलिए वो बोल रहे थे। इसीलिए नारायण मूर्ति जी ने बोल रहे थे कि एलाइट बोले तो जिसके पास बहुत धन है, बहुत सुविधा है, वो जो है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वो नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये हो सकता है जब बहुत अमीर आदमी ज्यादा हो जाते हैं और गरीब आदमी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब सोसाइटी में समता नहीं होता है, हार्मनी नहीं होता है। ये सब उसका मन में है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? हम कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां बहुत अमीर लोग हैं फिर भी कुछ ही हैं, बहुत गरीब लोग बहुत हैं। उस तरह के सोसाइटियों में शांति नहीं है। इसीलिए मेरा अफ्रीकन सोसाइटी जो है वो मेरा उदाहरण बन जाता है। इसीलिए हमको इंडिया में उस अंतर को दूर करना है, ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट वैसा नहीं है, हम वो डायरेक्ट स्टेटमेंट से और कुछ इन्फर कर सकते हैं। इसी को हम इन्फरेंस बोल रहे हैं। ये सब आपको मालूम है शायद, ये मैं शेयर करता हूं आपसे, ये सब आपको मालूम है, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें ये जो स्टेप्स हैं ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये भी आपको मालूम है, पहले स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, क्या होता है, ये सब आपको मालूम है। और एक उदाहरण अनुमति का, दिस पर्सन इज डायबिटिक बिकॉज ऑफ द शुगर लेवल एक्सीडिंग 140। ये एक तरह का अनुमान है, ये बहुत सीधा साधा है। दिस पर्सन जो है वो मेरा पक्ष बन जाता है, डायबिटीज जो है वो मेरा साध्य बन जाता है, और हेतु क्या है? उसका शुगर लेवल जो है वो उसका हेतु है। कोई भी डायबिटीज को नहीं देख सकते हैं, फिर भी उसका सिम्टम जो है उसको देख सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रोसेस है वो आप खुद जान सकते हैं। उसमें बहुत क्या बोलते हैं, नहीं मालूम पड़ने वाला कोई भी नहीं। अभी तक जो विषय मैंने बताया उसमें कुछ संशय है क्या आपको? If there is anything that you want to ask, please ask me. अभी तक जो है वो अच्छी तरह से आपको मालूम हो गया है क्या? मालूम हो गया है तो मैं थोड़ा आगे जाऊं। अभी जो ये इन्फरेंस है ये दो तरह की होता है, स्वार्थ परार्थ। प्रायशः धनंजय आचार्य भी यही बता रहे हैं आपको। अनुमान में जो दो तरह की अनुमान होते हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ बोले तो आप केवल आपके लिए ही अनुमान करते हैं, जैसा मैं ऐसा हाथ दिखाऊंगा तो आप रुक जाएंगे, उसमें दूसरे विषय का और दूसरे व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है। देखते ही आप खुद क्या बोलते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये स्वार्थानुमान का एक उदाहरण है। और परार्थानुमान का ये उदाहरण है कि ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप जब रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये उदाहरण भी हमको पहले और दूसरे पाठ में आ गया है। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, बड़ा सा आवाज सुनाई देता है, उसको सुन के आप खुद रोड पे नहीं जाते हैं और आपके पास जो बच्चा है उसको भी नहीं जाने देते हैं। ये परार्थानुमान है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जब भी हम डिबेट में जाते हैं तब हम परार्थानुमान का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको आपका जो वाक्य है उसको एस्टैब्लिश करना है। यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन स्टेटमेंट, टू डू दैट यू यूज परार्थ। आप परार्थानुमान का उपयोग करते हैं।
अभी देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। कल मैंने महेश और कृष्णा को बात करते हुए देखा था। मैंने महेश और कृष्णा को बात करते हुए देखा था। जब भी मैं महेश को देखता हूं तब कृष्णा भी उसके पास है। जब जब मैं कृष्णा को देखता हूं तब तब महेश भी उसके पास है। ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा पहला ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार पे मैं दूसरे दिन केवल महेश को ही देखता हूं। केवल मैं महेश को ही देखता हूं। महेश को देखकर मैं कृष्णा को अनुमान कर सकता हूं क्या? कैन आई इन्फर दैट देयर विल बी कृष्णा ऑल्सो हियर? कैन आई हैव सच एन इन्फरेंस? एनी आइडिया? Anyone? No, I don't think. You have to think like the person who saw Mahesh and Krishna everywhere. तो I can. Correct. So the person who saw Mahesh and Krishna in the same place every time, that person can have such an inference. We are not talking whether it is true or false. Always in cognition or in knowledge situations, whether it is true or false, it can only be validated after some time, not while they get that knowledge. वो जो ज्ञान का जो प्रक्रिया है उस समय पे वो अच्छा है या क्या बोलते हैं, सत्य है या असत्य है, उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। केवल प्रोसेस, इस प्रोसेस के हिसाब से हाँ इसको ऐसा अनुमान हो सकता है। फिर भी वो कभी कभी वैलिड व्याप्ति भी हो सकता है, कभी कभी इनवैलिड व्याप्ति भी हो सकता है। इसीलिए हमको ये व्याप्ति का जो विषय है उसको जानना जरूरी है। अभी देखिए, साध्य और हेतु, ये दो चीज आपको मालूम है ना। साध्य बोले तो जिसको मैं इन्फर करने वाला हूं वो मेरा साध्य है, और जिससे मैं इन्फर करता हूं वो मेरा हेतु। अभी इस दोनों के बीच में व्याप्ति है। कैसा? जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य होगा। ये एक तरह का व्याप्ति। जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य होगा। जहां जहां धूम है वहां वहां वन्ही होगा। जहां जहां शुगर लेवल 140 है वहां वहां डायबिटीज है। जहां जहां क्या बोलते हैं सिम्टम्स हैं वहां वहां रोग है। ऐसा बहुत तरह का व्याप्ति हम मालूम कर सकते हैं। और दूसरी तरह है, जहां साध्य नहीं है वहां हेतु नहीं है। जहां वन्ही नहीं है वहां धूम नहीं है। जहां डायबिटीज नहीं है वहां शुगर लेवल नहीं है। जहां रोग नहीं है वहां सिम्टम नहीं है। ये दो तरह की व्याप्ति हमको जानना पड़ता है। इसको ही मैंने यहां बोला है, wherever H is present there S is present, wherever S is not present there H is not present। ये एक जो स्लाइड है उसको आप अच्छी तरह से आपका दिमाग में रख दीजिएगा। अभी इसको ही हम फायर और स्मोक से रिप्लेस करेंगे। Wherever there is smoke there is fire,
and wherever there is no fire, there is no smoke. व्याप्ति का परिश्रम और अभ्यास करने के समय में हमको इस स्लाइड को देखकर थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि व्याप्ति के ऊपर भी आपको प्रश्न आने वाला है। नॉलेज का स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रश्न आने वाला है, साध्य हेतु और पक्ष के ऊपर एक और प्रश्न आने वाला है, और इसमें भी व्याप्ति को पहचानने में भी एक प्रश्न आने वाला है। ये तीनों में भी हमको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। गो थ्रू व्याप्ति एंड ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स। अभी तक व्याप्ति क्या है आपको पता हो गया है ना? कुछ डाउट है क्या नीता जी? कुछ डाउट है? नहीं? अच्छा, और मंजूषा जी, गोविंद जी, आप भी बोलिए, आपको अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना? अभी आपका होमवर्क है कि ये व्याप्ति का स्लाइड में शेयर करता हूं, एक बार उसको देखकर इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आपका खुद का एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। मैं तब तक एक 20 मार्क का एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, यहाँ मैं मंगल गुरु वंदन से समाप्त करना चाहता हूँ। श्रीमतान गुरुदेव, एक प्रश्न तो नहीं है, अगर आप किसी न किसी पुस्तक बोले तो हिंदी में या इंग्लिश में हमें रेफर करने के लिए, that will be the fine आचार्य for us. I will try to give you some notes in English. There are some good papers in English also regarding these things. I will share those things with you. ठीक है आचार्य। Yeah. धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। नमस्ते। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद।